हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आज जो पढ़ेंगे जो ज्योग्राफी है, जो हम वन लाइनर के क्वेश्चन लेकर के आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहता है, उसका पूर्ण रूप से डिटेल रहता है, दिया हुआ रहता है। ये जो है जो वीडियो है जो किस हम कह सकते हैं किस बुक से है, तो दृष्टि पब्लिकेशन का बुक से है। हम उसे देखें तो हमें अच्छा लगा। ये एनसीईआरटी बेस आधार है, 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक लगी है। तो हम सोचे कि स्टूडेंट के बीच में इसे शेयर किया जाना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बिना टाइम पास किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। जो क्या चीज़ लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखी गई है, जो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? प्राचीन भारत के जो खगोल शास्त्री थे, जो इनमें कौन है? पाणिनि है, कनाद है, आर्यभट्ट है और यहाँ पे दिया गया है नागार्जुन है। तो हम कह सकते हैं आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट जो थे, जो भारत के सबसे प्रथम आर्यभट्ट है, जो भारत के प्रथम हम कह सकते हैं जो खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट ने पिंडों एवं उनकी गति के संबंधों में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री बने हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री बने थे। ये अपना भारत के प्रथम खगोल शास्त्री थे। जरा इसका कम कर लेता हूँ। इसके साथ साथ मैं 27 क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 27 नंबर क्वेश्चन में कुछ दिया गया है इस तरह से। 27 नंबर क्वेश्चन में करने हैं इस तरह है। यहाँ थोड़ा जूम छोटा करता हूँ, पूरा क्वेश्चन को आपको समझ में आनी चाहिए। नीचे दिए गए कथनों के कारण एवं विचार कीजिए। इस प्रश्न दिया गया है, इस पे कारण और विचार दोनों बताइए। कथन ए क्या कहता है? कथन ए कहता है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, पृथ्वी से एक ही भाग हमें चंद्रमा को दिखाई पड़ती है। और दूसरा नंबर क्या कहता है? जो दूसरी नंबर में कह रही है, जो चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय का अक्ष एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक होता है। ये बिल्कुल गलत है, ये आधा उससे कम होती है। तो एक सही है, एक सही है और दूसरी नंबर गलत है। दूसरी नंबर गलत है। तो ऑप्शन में देखिएगा, कूट में दिया गया है ए और आर दोनों सही है। ये दोनों सही नहीं है, गलत है। ए और आर दोनों सही है, ये भी गलत है। ए सही है, आर गलत है, ये सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। इसके बारे में कुछ डिटेल दिया गया है, इसको देख लेते हैं। डिटेल दी गई है, डिटेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन पूरा करते हैं। 27 दिनों में चंद्रमा है जो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर पाता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय का बराबर होता है, उसके बराबर होती है, ठीक ना। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ती है। इसका राइट आंसर होनी चाहिए था सी, जो केवल एक सही है और 2 है जो गलत है। कुछ यहाँ में इंपॉर्टेंट बात दी गई है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। सबसे पहले चंद्रमा के सतह पर कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ये पहले व्यक्ति थे जो कब रखे थे? 20 जुलाई 1969 ईस्वी को। स्रोतों से पता चलता है नासा के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, जबकि एनसीईआरटी कक्षा 7th ये 7th का पुस्तक बताती है जो 21 जुलाई 1969 को पैर रखी गई है। ये नासा बता रहा है और ये वेबसाइट जो है जो एनसीईआरटी का, जो अब दोनों में से जो अगर ऑप्शन एक ही आता है, दोनों में से जो ऑप्शन आएगा उसे आप टिक कीजिएगा। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है जो पहले व्यक्ति है जो चंद्रमा पर लात रखे थे, जबकि नासा कह रहा है जो 20 जुलाई के रखा है 1969 को, जबकि एनसीईआरटी 7th क्लास की 6th क्लास की एनसीईआरटी कहती है 21 जुलाई के। ये एनसीईआरटी बेस है, इसीलिए आप 21 जुलाई ही लेकर के चलिएगा एनसीईआरटी को लेकर के। अगली नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? 28 नंबर क्वेश्चन कर रही है
28 नंबर क्वेश्चन कहती है, एक सेकेंड, 28 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। उसके बाद में खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरी छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह को आकाशगंगा कहते हैं। बिल्कुल ये सही है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। तो छोटे छोटे ये भी सही है, केवल 1 और 2 दोनों होगी, हमारे हिसाब से सही होगी। 28 नंबर के ऑप्शन क्या है दिया गया है, ए है, जो 1 एवं 2 दोनों सत्य है। 1 एवं केवल 1 दिया गया है, इसमें ए दिया गया है, जबकि दोनों होनी चाहिए। इसका देख लेता हूँ व्याख्या में, अच्छा देख लेता हूँ, ऊपर दोनों होनी चाहिए थी। अच्छा सी होनी चाहिए था, उपयुक्त में से दोनों होनी चाहिए था। इसमें से दोनों होनी चाहिए था। और इसमें दिया गया है कुछ बात, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी को, जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई पड़ती है। यह लाखों तारों का ये समूह है। इस पट्टी को क्या चीज कहते हैं, तो आकाश गंगा कहते हैं। और हमारा सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है। और प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रवेश की एक बहती नदी की गई थी। इस प्रकार से इसका नाम आकाश गंगा पड़ा है। लाखों आकाश गंगाओं को मिला करके ब्रह्मांड कहते हैं। लाखों आकाश गंगा को मिला करके ब्रह्मांड कहते हैं। एक टॉपिक तो यहाँ पे समाप्त होती है, दूसरी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दूसरी टॉपिक क्या चीज है, तो ग्लोब एवं अक्षांश एवं देशांतर। 6 क्लास की एनसीईआरटी बेस है। ग्लोब एवं अक्षांश एवं देशांतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन अक्सर आते रहता है हर एक एग्जाम। इसके बारे में थोड़ा सा नहीं हम पहले ही चर्चा कर लेते हैं। ग्लोब किसे कहते हैं, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। अक्षांश रेखा जो होती है, जो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन कहते हैं। इक्वेटर लाइन कहते हैं। ये क्या चीज कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं। एक सेकंड जरा इसको कम कर लेता हूं। इक्वेटर लाइन इसे कहा जाता है। इसके साथ साथ में 2 बातों और दिया गया है। विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक यामोत्तर होता है, जिसे कि मेरिडियन बोला जाता है। क्या चीज बोली जाती है, मेरिडियन बोला जाता है। मेरिडियन बोली जाती है। उत्तर या दक्षिण में एक रेखा होती है, उसे मेरिडियन बोली जाती है। पर किसी बिंदु का पृथ्वी का केंद्र से मापी जाती है, उसे कोणीय दूरी या अक्षांशीय रेखा कही जाती है। इसके साथ साथ बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं डिटेल में थोड़ा सा नहीं बताता हूं। अक्षांश रेखा से एवं हम कह सकते हैं सेकेंड को दर्शाया जाता है। अक्षांश रेखा जो होती है उसे डिग्री, मिनट, सेकेंड से दर्शाया जाता है, जबकि विषुवत रेखा के समांतर ध्रुव पर कई अक्षांश रेखा है। इसकी कुल संख्या 180 है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, जो कितनी इसकी संख्या है, तो 180 इसकी संख्या है। थोड़ा सा नहीं डिटेल और चले तो इसके में चलिएगा, तो विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशीय रेखा अगर गिना जाए तो 181 होगा, अगर विषुवत रेखा को गिन दिया जाए तो। विषुवत रेखा प्लस अक्षांशीय रेखा 180 प्लस 1 बराबर 181 हो जाएगा टोटल। लेकिन 181 वाला ही क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ 2 क्वेश्चन और बनती है। विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है और विषुवत रेखा से उत्तर स्थित क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, जिसे कि नॉर्थ हेमोस्फेयर, और दक्षिणी स्थिति क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, जिसे कि साउथ हेमोस्फेयर कहा जाती है। इसके साथ साथ 23 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री हम कह सकते हैं उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा या ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर कहा जाता है। उत्तरी अक्षांश को ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या चीज कही जाती है, उत्तरी अक्षांश को
ट्रॉपिकल लाइन कही जाती है, ट्रॉपिकल कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कही जाती है। इसके साथ साथ दो बात और आती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, मकर रेखा, जिसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कही जाती है। ये दोनों है, ये उत्तरी हो गया, ये उत्तरी हो गया और ये दक्षिणी हो गया, दक्षिणी हो गया। तो ये दोनों रेखा से यहाँ से क्वेश्चन कहीं आए तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद में एगो 66.5 डिग्री आती है, ये भी आप देख लीजिए। 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को आर्कटिक रेखा का के नाम से जाना जाता है, एवं 66.5 डिग्री साउथ या अक्षांश को अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानी जाती है। इसके साथ साथ 90 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को उत्तरी ध्रुव एवं 90 डिग्री साउथ अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल के नाम से भी जानी जाती है। तो ये सभी क्वेश्चन को मैं डिटेल से इसमें देखेंगे, आपको कैसा लगेगा हमें जरूर कमेंट्स में बताइए, और कमेंट्स से ही हमें पता चलता है जो आप लोगों को ये प्यार हमारा कैसा लग रहा है। तो ये पूर्ण रूप से मैं इसको चर्चा करता हूँ और बिल्कुल कर रहे हैं, जो बहुत ही मजा आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से सेशन, जरा इसको जूम ज़्यादा है, क्वेश्चन को पूरा समझिए। क्वेश्चन पूरा सही है। क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन कहता है विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए जो कथन है इसको पर आपको विचार करने के लिए बता रही है। नीचे जो कथन है इसके पर आप विचार कीजिए, नीचे दिए गए कथनों पर इसमें से विचार कीजिए। इसमें दिया गया है जो विषुवत वृत्त जो होती है 0 डिग्री अक्षांश का प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही है, ये 0 डिग्री को ही प्रदर्शित करता है। इसके साथ साथ में विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश का आकार घट जाता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और तीसरी नंबर क्या है, विषुवत वृत्त से ऊपर उत्तर या दक्षिण कोणीय दूरी को माप को देशांतर कहते हैं, बिल्कुल गलत है, ये गलत है। इसको कलम ले लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। 1 और 2 सही है, 1 2 किस में है, तो ए में है, ऑप्शन नंबर ए होगा जो सही होगी। इसमें दिया गया है केवल कथन 1 एवं 2 सही सत्य है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण कोणीय दूरी को माप को अक्षांश कही जाती है। इसे विषुवत वृत्त के दोनों ध्रुवों की ओर अक्षांशों में मापा जाता है। इसे क्या कहता है, विषुवत वृत्त के दोनों को अक्षांश कहते हैं, इसे अक्षांश में ही मापी जाती है। इसके साथ साथ 2 बात और है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों की अक्षांश वृत्त कही जाती है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। ये काल्पनिक है जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटने का प्रयत्न करती है। इसके साथ साथ विषुवत वृत्त ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घट जाता है, अक्षांशों का आकार ये घट जाती है, ये सही है। दूसरी नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूं। दूसरी नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कर्क रेखा, कर्क रेखा जो होती है जो 23.5 डिग्री होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा कहाँ होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। मकर रेखा होती है जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में होती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में होती है। इसके साथ साथ उत्तरी ध्रुव या वृत्त अगर कोई पूछे, जो उत्तरी ध्रुव क्या होता है, जिसे कि हम अभी जस्ट बताए थे, उत्तरी ध्रुव जो होती है जो 90 डिग्री या अक्षांश के उत्तरी ध्रुव एवं 90 डिग्री साउथ वाला ध्रुव को साउथ पोल के नाम से भी जानी जाती है। तो ये सब एक क्वेश्चन है जो अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते जाते रहता है, तो ये से क्वेश्चन आते जाते रहता है। तो उत्तरी अक्षांश को ही हम क्या चीज कहते हैं, तो 66.5 डिग्री हम कहते हैं। उत्तरी अक्षांश को 66.5 डिग्री, उत्तरी को 66.5
और दक्षिणी को हम कह सकते हैं 66.66 करने, यहाँ हो जाएगा। एक सेकेंड, इसको मैं मिटाने का प्रयत्न करता हूँ, गलती ठीक लग गया का। तो उत्तरी ध्रुव जो होती है 66.66 डिग्री उत्तर में होती है या ये दक्षिण में होती है। तो कौन इसमें से सही होगा? उत्तरी जो होती है जो उत्तर में ही होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें होनी चाहिए था जो 1 के 3, एक ही ऑप्शन है, या 1 के 3 डी होनी चाहिए इसका राइट आंसर। लेकिन देख लेता हूँ इसमें क्या दिया गया, सी होगा जो इसका, एक सेकेंड, इसमें क्या है 1 के 2 कहाँ से आ गया? 1 के 2, हाँ उत्तरी चांस है ना, 1 के 2 100। तो इसका सी होगा इसका आंसर, हम यहाँ पे ठीक ही कर दिए थे दोस्तों। तो इसका सी राइट आंसर, इसका सी होगी। उत्तर में जो होती है ये व्याख्या कर सकते हैं विषुवत विरुद्ध 0 डिग्री से उत्तर से लेकर के 90 डिग्री उत्तर तक लगी होती है। और दक्षिणी ध्रुव होती है जो 90 डिग्री उत्तर से अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जो इस प्रकार है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री है। इसके साथ साथ दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, अगर पूछा जाए दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तो ये भी 23.5 डिग्री दक्षिण में है। विषुवत वृत्त में पूछा जाए 66.5 डिग्री उत्तर में, तो उत्तर ध्रुव एवं आर्कटिक द्वीप के वृत्त के नाम से जानी जाती है। और चौथी नंबर में क्या है, जो विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव एवं अंटार्कटिक वृत्त के नाम से इसे जानी जाती है। तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए उगमों में से सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, नहीं है पूछ रही है, ध्यान से देखिएगा। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं, ये भी है सही, नहीं पूछ रही है ना, ये नहीं होगी सही। कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा के बीच के दूरी को क्षेत्रीय शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जो हो जाए अक्षांश कहा जाता है, क्या होगी, अक्षांश कही जाती है। और दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कही जाती है। तीनों इसमें से गलत है, तीनों के व्याख्या हम देख लेते हैं। इनमें से 1 2 3 उपयुक्त सभी, यहाँ पे डी नंबर की टिक कीजिएगा। व्याख्या में दिया गया है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों एवं सूर्य अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर आता है, इसलिए इसे क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसे उष्ण कटिबंध कही जाती है। क्या चीज? उष्ण कटिबंध कही जाती है। दूसरी नंबर में क्या है, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, जबकि इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त के दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच की क्षेत्र को तापमान या मध्यम रहता है, इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कही जाती है। इसके साथ साथ उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, इसीलिए यहाँ का सूर्य क्षैतिज ज़्यादा नहीं हो पाती है, इसीलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानी जाती है। इसमें आपको नो डाउट होनी चाहिए, अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं हमसे क्वेश्चन। चौथी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चौथी नंबर, नीचे दिए गए कथनों में से पर विचार कीजिए। इनमें से दिए गए कथनों पर से विचार कीजिए। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों की अक्षांश वृत्त कहलाते हैं। सभी जो अक्षांश है जो वृत्त कहलाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। उसके बाद में दूसरी नंबर क्या कहता है, सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है, बिल्कुल गलत है, सभी का अलग अलग होती है। तो ये उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य पूछ रहा है तो ए है, तो ए केवल एक, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, केवल एक होगी। केवल व्याख्या के तौर पर दिया गया है, केवल एक सही है।
जैसे जैसे हम विषुवत से दूरी जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। इस प्रकार विषुवत के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं की दूरी अक्षांश कहलाते हैं। साथ ही विषुवत के दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं के दक्षिणी अक्षांश कहलाते हैं। उल्लेखनीय है कि अक्षांशों के अंशों में मापा जाता है तथा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर के आसपास होती है। तो अक्षांशों के बीच के दूरी को 111 किलोमीटर हम कह सकते हैं। कितना क्वेश्चन है इसमें? ग्लोब से क्वेश्चन है लगभग क्वेश्चन 4। एक सेकेंड, थोड़ा टाइम आपको ले रहे हैं, इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन पूरा ही करना है, लगभग 13 क्वेश्चन है, इसको सब पूरा करके ही छोड़ेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवी नंबर क्वेश्चन कहता है, पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाला संदर्भ रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है उसे देशांतरीय यामोत्तर रेखा कहते हैं। देशांतरीय यामोत्तर रेखा, यामयोत्तर रेखा कहते हैं। तो ये किसमें है रेखा? तो ऑप्शन नंबर बी है, इसे टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी होगी इसका राइट आंसर। इसमें कुछ व्याख्या दिया गया है, जो उत्तरी ध्रुव के दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाले संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामयोत्तर रेखा कहलाते हैं। किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होता है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतर यामोत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, कितनी किलोमीटर है, ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है। यामयोत्तर के बीच की दूरी को विषुवत या अधिकतम को जो होती है जो 111.3 किलोमीटर होती है तथा ध्रुवों पर न्यूनतम 0 डिग्री या 0 किलोमीटर के आसपास इसकी होती है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी स्थान का मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम, क्या चीज? स्टैंडर्ड टाइम पूछ रहा है। स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित होता है, टाइम जो है निर्धारित करने का आधार क्या चीज है? तो इसका जो है जो निर्धारित करने का जो समय है जो प्रमुख यामोत्तर होती है, क्या चीज? प्रमुख यामोत्तर होती है। इसका राइट आंसर होनी चाहिए हमारे ख्याल से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसमें कुछ व्याख्या भी दिया गया है। 6 क्लास की ये एनसीईआरटी है, देखिए इतना मतलब इंटरेस्टिंग सवालों को दिया गया है। देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई एवं समान होने का कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं का व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों के निश्चित क्रिया की ग्रीनविच, जहां की ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर गिरती हुई शुरू होती है या गिनती शुरू होती है। इन यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं तथा इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, अर्थात स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार माना जाता है। यहाँ पर 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक की गणना की जाती है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है। तो प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलाकर पृथ्वी का समान भागों का पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध का विभक्ति करता है। अभी जस्ट बताए हैं, ये क्वेश्चन है ऊपर में जो अभी दिया गया है, ये ऊपर में अभी जो पढ़ाए थे वही क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर सही होगा ये। दूसरा नंबर कह रहा है 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर का एक रेखा पर स्थिर है। तो एक रेखा पर स्थिर है, ये भी एक सही है। तो राइट आंसर होगा 1, 2 दोनों सत्य है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलाकर पृथ्वी का 2 समान भागों या पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए इसी स्थान को देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्ष पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्ष पश्चिम का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ 180 डिग्री पूर्व से 180 डिग्री पश्चिम के यामोत्तर
तक की रेखा को स्थिर है, इसीलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानी जाती है, 180 डिग्री को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होनी चाहिए, जो आप लोगों ने सही भी किया है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 8 नंबर क्वेश्चन जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 8 नंबर क्वेश्चन में नीचे दिए गए कथनों का कारण सहित में ये विचार कीजिए। कर रही है जो ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे का होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है। तो पूर्व का स्थान जो भी है, जो पूर्व में ज़्यादा ही होता है, ज़्यादा होती है किसका? पूर्व का। पश्चिम का कम होती है। पश्चिम का क्या होती है? कम होती है। तो ये तो सही है। दूसरी नंबर में कह रही है जो पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, ये गलत है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्या चीज़ है? पश्चिम से पूर्व की ओर, ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर अति होती है, घूमती है। तो ये बी आर जो है जो गलत है, ए है जो सही है। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, ए सही है, आर गलत है। पृथ्वी अपनी काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, से चक्कर लगाती है, आती है, अतः वे स्थान ग्रीनविच के पूर्व में है, इसका समय ग्रीनविच से आगे होता है, जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होती है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 9 नंबर क्वेश्चन कहती है जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में 15 कितना समय लगाती है? तो 1 मिनट में 4 मिनट लगता है, तो 1 मिनट में 4 मिनट ही लगती है। 1 घंटा में 15, हाँ 1 घंटा में 15 डिग्री होती है, ये सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगी। इसको निकालने का भी तरीका है। देखिए पृथ्वी अपनी अक्ष पर मतलब 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। दिन और रात होती है 24 घंटा के, इसीलिए 360 डिग्री घूम जाती है 24 घंटा में। तो यहाँ पे आप बना सकते हैं 24 घंटा में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में 360/24 यानी कि 15 डिग्री। तो 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है पृथ्वी, तो 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। तो 15 डिग्री घूमने में लगता है 60 मिनट, तो 1 डिग्री घूमने में 60/15 यानी कि 4 मिनट का समय लगता है। अतः पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट की समय लगती है। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है, तब ग्रीनविच और उसके स्थान के समय का कितना अंतर होगा? दोनों के बीच का अंतर पूछा है, तो ये कितना होगा? तो ये जो होगी, जो 1 घंटा 20 मिनट होगी। 1 घंटा 20 मिनट में कैसे होगी वो देख लेते हैं। 1 डिग्री देशांतर अगर घूमता है 4 मिनट, 1 सेकंड जरा पानी पी लेते हैं। 1 डिग्री देशांतर होती है जो 4 मिनट में होती है। 20 डिग्री देशांतर होती है जो 20 चौका 80 होती है, तो 80 मिनट हो गया। तो इसीलिए 1 घंटा में 20 मिनट, मतलब 1 घंटा 20 मिनट ये यहाँ हो गया। 80 मिनट बराबर क्या होती है? मिनट बराबर 80 मिनट बराबर 1 घंटा 20 मिनट होती है। तो अर्थात अगर ग्रीनविच से दोपहर के 12 बजे होंगे, तब उस स्थान को 1:20 में हो रहे होंगे। ग्रीनविच में अगर 1:20 हो चुके होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कहती है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में किस यामोत्तर या देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है? तो भारत के किस देशांतर को मानकीय समय के तौर पे मानी गई है, जो भारत में अब तक की ये मानी जाती है? तो आपको पता होगी जो 180 डिग्री जो होती है को पार करते हुए 1 दिन लगभग लगता है इसको पूरा पार करने में।
तो 82.5 डिग्री के आसपास ये आती है। तो 82 डिग्री पूर्व की ओर ही होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होनी चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी इसको क्या दिया है, ए ही है। इसका राइट आंसर ए ही होगी। जरा इसको मिटाने का प्रयत्न करता हूँ। इसका राइट आंसर एक ही होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये सब क्वेश्चन अक्सर आ जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं इसे क्वेश्चन करवा देता हूँ। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ होती है, एक वहाँ के क्षेत्र है डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए यह आवश्यक था कि देश का मध्य भाग से लेकर के गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाएगा। इसीलिए 82.5 डिग्री पूर्व को माना गया है। 82.30 डिग्री पूर्व होती है को मानक यामोत्तर माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर या कुछ प्रांत से होकर के इलाहाबाद के नैनीताल जो बोलते हैं, नैनी से होते हुए ये जाती है या गुजरती है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे? ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट, 5.5 घंटा के आगे है। मानक समय से हम लोग है जो 5.5 घंटा आगे, 5.30 मिनट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। भारत का मानक समय या उत्तर ग्रीनविच से 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में से स्थिर है। अतः यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर 2 बजते हैं तब यहाँ शाम को 7:30 बज जाते हैं। तो ये सब है जो क्वेश्चन आज इतना ही छोड़ता हूँ। उसके बाद में पृथ्वी की गति के बारे में अगला चैप्टर है पृथ्वी की गति। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे क्वेश्चन अक्सर आता है पृथ्वी की गति से। आज यहीं पे छोड़ रहा हूँ। आपको कैसा लगा ये मेरा प्रयास आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद।